सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम वर्कआउट। हाँ, तो हमें एक कार्ड बनाना चाहिए जिसमें हम ट्रैक कर सके कि आपने अपनी लाइफ में कितना स्पोर्ट किया है, किस लेवल पे किया है, और वो आगे जाके आपको हेल्प करे। पूरी तरीके से मानता हूँ कि वो मेडल हमारा ही था, बट कहीं ना कहीं शायद हम चूक गए, बट अगली बार नहीं। जी जी जी। जी। मेनली 3 तरीके के बॉडी टाइप होते हैं, लेकिन इसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक होता है एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। तो अगर आप चाहें तो एंडोमॉर्फ को मेसोमॉर्फ में भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेनिंग एंड डाइट एंड एवरीथिंग। बट बॉडी टाइप्स इनिशियली हमें हेल्प करते हैं असेस करने में कि हम आपकी स्ट्रेंथ्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल वेलबींग में फिजिकल फिटनेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। हर पर्सन की बॉडी टाइप यूनिक होती है और इस यूनिक बॉडी टाइप के हिसाब से राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज का सिलेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस बारे में डिटेल में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर अभिषेक अग्रवाल, को फाउंडर ऑफ रिजुवेनेशन फिटनेस ग्रुप। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अभिषेक। अभिषेक जी, यूजुअली आपके क्लाइंट्स के क्या फिटनेस गोल्स होते हैं और इन फिटनेस गोल्स को अचीव करने में आप क्लाइंट्स को कैसे हेल्प करते हैं? मैम, हमारे क्लाइंट्स के काफ़ी तरह के फिटनेस गोल्स आते हैं, जैसे मैं आपको बता नहीं सकता। हर क्लाइंट की एक अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है। फीमेल क्लाइंट है तो उनके भी, अगर मैं 10 तरीके की फीमेल क्लाइंट से बात कर रहा हूँ तो उनकी 10 तरीके की 10 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। कोई बोलेंगे कि मुझे वेट लूज करना है, कोई कहेंगे मुझे टोनिंग करनी है, कोई मुझे कहती है कि मुझे मतलब स्ट्रेचिंग, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है। किसी को हर weight हर gain client करना को है। कोई वेट गेन करना चाहती है कि मैं बहुत पतली हूँ, मुझे थोड़ा हेल्दी लगना है। तो इस तरह के क्लाइंट का एक अपना अलग वो होता है, रिक्वायरमेंट होता है। जी। और रिक्वेस्ट आती है, हम कोशिश करते हैं अपनी तरीके तरफ से पूरी। और ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हम उनकी बॉडी टाइप को समझते हुए हम उनके लिए ट्रेनिंग डिजाइन करते हैं, और इसमें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं उनके आइडियाज को, बट हमारी एक्सपर्टीज को। जी। इस तरीके से हम एक्सरसाइज कराते हैं। और मोस्टली एक कॉम्बिनेशन रहता है, जिसमें अगर सपोज आप योगा इंटरेस्टेड क्लाइंट हैं, आप कहते हैं कि मैं सिर्फ योगा करना चाहती हूँ, तो हम ऐसा करेंगे इसको कि हम 80% आपको योगा कराएंगे, बट 20% हम आपको एडवाइस करेंगे कि मैम आप प्लीज योगा कर रहे हैं तो इसके साथ साथ थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, ताकि आपकी बॉडी का मसल मास ठीक रहे और हम आपको और बेटर ट्रेन कर पाए योगा में ही। तो इस तरीके से हम अलग अलग एक्सरसाइजेस में हम आपको लेके जाएंगे। एरोबिक्स हो गया, पिलाटे हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, हम सभी कुछ कराएंगे आपसे। जी जी। तो इससे आप एक अपना इंटरेस्ट डेवलप करते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, और टारगेट अचीव करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि हम जब सेम तरीके का एक्सरसाइज प्रोग्राम फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। रिजल्ट्स उतने फास्ट नहीं आते हैं। अगर मैं सिर्फ योगा ही करता रहूं, सेम आसनास करता रहूं, तो मेरी बॉडी को पता चल जाएगा कि ये आसन इस टाइम पे करने वाला है, तो इट विल स्टार्ट सेविंग द एनर्जी। बट वहीं अगर मैं एक सरप्राइज एलिमेंट लेके जाता हूँ कि आज मैंने योगा किया है, कल मैं किक बॉक्सिंग कर रहा हूँ, थर्ड डे में कुछ और कर रहा हूँ, तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं। देन कैलोरी बर्निंग जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। और ये हर किसी क्लाइंट की बॉडी टाइप के हिसाब से आप कस्टमाइज एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, हम लोग एकदम टेलर मेड साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम्स यूज करते हैं। उनकी प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करने के बाद, उनका फिटनेस असेसमेंट करने के बाद, और उनकी रिक्वायरमेंट समझने के बाद, इंटरेस्ट समझने के बाद, सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है कि हम समझेंगे कि आपका इंटरेस्ट क्या है, टारगेट क्या है, फिर उसके बाद हम आगे प्रोग्रेस करेंगे। अभिषेक, बॉडी टाइप के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? बॉडी टाइप मेनली देखिए, अगर मैं साइंटिफिकली आपको बताऊं तो मेनली 3 तरीके के बॉडी टाइप होते हैं, लेकिन इसमें भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। एक होता है एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ। तो अगर आप चाहें तो एंडोमॉर्फ को मेसोमॉर्फ में भी शिफ्ट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर ट्रेनिंग एंड डाइट एंड एवरीथिंग। बट बॉडी टाइप्स इनिशियली हमें हेल्प करते हैं असेस करने में कि हम आपकी स्ट्रेंथ्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज अगर आप एंडोमॉर्फ हैं तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रिलेटेड वर्कआउट बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छे वेट लिफ्टर बन सकते हैं, वेट ट्रेनिंग में आप अच्छा कर सकते हैं। वहीं अगर आप दूसरी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आप स्प्रिंट अच्छा कर सकते हैं, या फिर कोई और अच्छा इवेंट ले सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, जनरल फिटनेस में नहीं बता रहा हूँ। बट जनरल फिटनेस में इसका आइडिया ये रहता है कि अगर आपका एंडोमॉर्फ कैटेगरी है तो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को यूज करते हुए आपको आपकी जर्नी में आगे लेके जाएंगे, जिसमें हम आपको, अगर आपका टारगेट सपोज वेट लॉस है, तो हम आपको वेट लॉस में हेल्प करेंगे उसके थ्रू। तो इस तरीके से असेसमेंट होता है, इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। तो जो ट्रेनर आएगा वो एक सेट ऑफ एक्सरसाइज आपको देगा, एक बीएमआई चार्ट वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम ये सब प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद ही आपको बता पाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको वैसे प्लान करते हैं। जी। बॉडी टाइप जानने के लिए भी क्या कोई असेसमेंट होता है? असेसमेंट होते हैं, प्रॉपरली असेसमेंट होते हैं साइंटिफिकली। तो देखिए, ऐसा कोई मीटर वगैरह नहीं है जिससे हम बता सके। ये बॉडी टाइप तो मैं देख के बता सकता हूँ आपको कि आपका बॉडी टाइप क्या है क्या नहीं है।
अगर अच्छा ट्रेनर होगा, नॉलेजेबल ट्रेनर होगा, तो वो आपको देख के बता देगा कि आपका बॉडी टाइप क्या है। सिर्फ देखने से ही बॉडी टाइप बता सकते देखने से पता चल जाता है, प्लस असेसमेंट्स भी होती हैं, जैसे मैंने बताया ना कि स्ट्रेंथ टेस्ट होगा, स्टैमिना टेस्ट होगा, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट होगा, तो इस तरीके के टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद हम आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मैम आपका बॉडी टाइप ये है और आपको ऐसे से काम करना चाहिए। जी। अभिषेक, जैसे गर्ल्स में आजकल पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है और ये बहुत बढ़ती भी जा रही है, जी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज के थ्रू हील करने में या ठीक करने में आप कैसे सपोर्ट करती हैं, और किस तरीके का एक्सरसाइज रूटीन आप सजेस्ट करते हैं? देखिए, इस तरीके की प्रॉब्लम में या किसी भी प्रॉब्लम में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप रेगुलरली ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, योगा हो या एरोबिक्स हो, आप सभी एक्सरसाइजेस तो नहीं कर सकते, बट इसके लिए ज्यादा आप वेट ट्रेनिंग एंड योगा जैसी एक्सरसाइजेस से स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रेजुअली यू कैन शिफ्ट टू डिफरेंट एक्सरसाइजेस। अगर आप अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। जी। वैसे हमारे पास बहुत सारे फीमेल क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत वर्स्ट कंडीशन में स्टार्ट किया होता है, देन दे प्रोग्रेस एंड दे मेक इट टू वेरी गुड लेवल। यस। अभिषेक, आपके प्रोग्राम्स ट्रेडिशनल जिम प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट है? जिम में लिमिटेशंस होती हैं और हमारे यहाँ पे एक वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स हैं। इट्स लाइक अ बुफे ऑफ एक्सरसाइजेस। तो हम लोग एरोबिक्स कराते हैं, योगा कराते हैं, पिलाटे कराते हैं, किक बॉक्सिंग कराते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराते हैं, और मतलब एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, HIIT, TRX और पोन लैडर वर्कआउट, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सभी कुछ कराते हैं। एक हमने जुम्बा जो है हम लोग उसको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो थोड़ा इंजरी प्रोन हो जाता है, जी। बट हमारा सेम ट्रेनर आपको सब तरह के एक्सरसाइजेस करा सकता है। हमारा आइडिया ऑफ ट्रेनिंग ये रहता है कि हम सेम ट्रेनर डिफरेंट वर्कआउट ऑन डिफरेंट डेज। जैसे सपोज आपने मंडे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ट्रेन किया, तो ट्यूसडे आप योगा करेंगे, नेक्स्ट डे आप एरोबिक्स करेंगे। इस तरीके से हम लोग कवर करते हैं और हम सभी एक्सरसाइजेस उसमें कराते हैं। वेयर अगर आप जिम में जाते हैं तो जिम में ज्यादातर जिम ट्रेनर्स की नॉलेज जो होती है वो लिमिटेड होती है वेट ट्रेनिंग को लेकर ही। अगर बहुत से बहुत कर लिया तो शायद उन्हें थोड़ा बहुत योगा आता होगा, तो बहुत लिमिटेशंस हो जाती हैं। मैंने ये सभी ट्रेनर्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बट ज्यादातर केसेस में जो मैंने देखा है उनका नॉलेज यही होता है। आप जिम गए हैं, आपने बोला मुझे एक्सरसाइज करना है, वो सबसे पहले आपको या तो कार्डियो के लिए ट्रेडमिल पे चढ़ा देंगे या क्रॉस ट्रेनर पे चढ़ा देंगे, वो करा देंगे। आप बोलेंगे मेरी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करा देंगे या योगा करा देंगे, और उनको कुछ नहीं समझ में आएगा तो वेट ट्रेनिंग से शुरू कर देंगे। हो सकता है आपको वेट ट्रेनिंग से पहले रिहैब एक्सरसाइजेस की जरूरत हो, कोई पुरानी इंजरी रही हो, पॉस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस की जरूरत हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एजुकेशन या नॉलेज की वजह से हो सकता है कि नहीं असेस कर पाते हैं, या फिर एक्सपोजर इतना नहीं होता है, नहीं कर पाते हैं। और हमारे केस में ऐसा होता है कि हमने हमारे ट्रेनर्स को उस लेवल पे ट्रेन किया होता है, उनके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, काउंसलिंग होती है, सब कुछ किया जाता है, तो वो अच्छे से असेस कर पाते हैं। तो यही हम मेजरली आप कहेंगे तो यही एक डिफरेंस है हमारा कि वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हम प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपके लिए डिजाइन करते हैं। जी। अभिषेक जी, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को प्रमोट और अप्रिशिएट करने के लिए आप क्या, आपके हिसाब से क्या आप सजेस्ट करते हैं कि इनको प्रमोट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। मैं मतलब पर्सनली इसके बारे में बहुत सोचता हूँ, और लाइफ में कभी अगर मैं उस लेवल पे पहुंचा जहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर पाया, तो मेरा अपना एक ये मानना है कि हम दुनिया भर के कार्ड्स बना रहे हैं, ये कार्ड, वो कार्ड, ऐसा कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कार्ड नहीं है किसी एथलीट के लिए। तो हमें ऐसा एक कार्ड बनाना चाहिए जिसमें हम ट्रैक कर सके कि आपने अपनी लाइफ में कितना स्पोर्ट किया है, किस लेवल पे किया है, और वो आगे जाके आपको हेल्प करे। चाहे वो जॉब इंटरव्यूज हो, जैसे गवर्नमेंट में भी गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, या फिर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ पे फिटनेस रिलेटेड जॉब्स होती हैं, बी इट अ बाउंसर और सिक्योरिटी पर्सनल और एनीबडी। तो वो आपका जो कार्ड रहेगा उसमें एक तरीके से आपका प्रॉपर क्रेडेंशियल आ जाएगा कि मैं 8th क्लास से इस स्पोर्ट्स में हूँ, इस लेवल तक खेला हूँ, ये किया है, इतनी अचीवमेंट्स हैं, यहाँ पे मेरे को इतने मेडल्स मिले हैं। तो अगर एक वो कार्ड रहेगा तो वो आगे तक आपके लिए आपको आई फील हेल्प कर सकता है। मतलब मैंने तो उसका कार्ड का अपने दिमाग में नाम भी सोच सकता है। जी। तो इसका क्या बेनिफिट सब इंडस्ट्रीज के लिए भी या ओवरऑल इसका क्या बेनिफिट आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स कार्ड किसी के पास है, किसी ने एक एक्स नंबर ऑफ परसेंटेज इवेंट्स के लिए स्पोर्ट्स या इवेंट्स में रहा है, पार्टिसिपेट किया है, क्या बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि आप एक डॉक्यूमेंटेड है ये। अब मैंने अपनी लाइफ में कितनी रनिंग करी है, कितना स्पोर्ट्स किया है, कितने लोगों के साथ मैंने कम्पीट किया है, कितने अचीवमेंट्स हैं, कुछ टाइम के बाद ये सब इररिलेवेंट हो जाता है। मेरी प्राइवेट जॉब लग गई, किसी को पता ही नहीं है, कभी बातों बातों में निकल गया मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट था, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो वो कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है।
हमारे पास ये कार्ड रहेगा तो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहेगा और गवर्नमेंट के लिए इजी हो जाएगा ये ट्रैक करना कि कौन फिटनेस बैकग्राउंड से है और कौन नहीं है। सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो, कल को अगर हमें डिफेंस में जरूरत पड़ जाए, XYZ कंट्री से हमारा कुछ वॉर हो गया है, कुछ भी है, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो फिट रहे हैं या जिनको फिटनेस की अंडरस्टैंडिंग हो। तो वो कार्ड होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक प्रॉपर डेटा होगा, उस डेटा को हम चैनलाइज कर सकते हैं और वो डेटा कहीं ना कहीं उस एथलीट को भी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर मैं प्राइवेट कंपनी में जा रहा हूँ और कोई कंपनी है जो अप्रिशिएट करती है स्पोर्ट्स को, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो स्पॉन्सर्स रहती हैं दुनिया भर के स्पोर्ट्स में, तो वो कार्ड अगर है और उस इवेंट से कोई उनके पास कैंडिडेट आ रहा है तो दे कैन हैव अ लेवरेज देयर। तो कहीं ना कहीं वो कार्ड हेल्प कर सकता है, मेरा ये मानना है। एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और एक तरीके से उनको पता रहेगा क्योंकि मेरा कुछ तो एक रिकॉर्ड है कि मैंने इतना अचीव किया है लाइफ में। मैं बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी देखता हूँ, मतलब हमारे पास तो कॉल्स आते रहते हैं, वो बेचारे 32-35 साल के हो गए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल ही खेल रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, एथलेटिक्स में हैं, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जिम में ट्रेनर लग गए हैं, कहीं छोटी मोटी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट भी करते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, बट हमारा एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से मैं हेल्पलेस हो जाता हूँ काफी केसेस में। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए, रिकॉर्डेड होने चाहिए हर इंडिविजुअल के। अगर आपने किया है अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स तो उसमें लिखा होना चाहिए, और अगर नहीं किया है तो भी लिखा होना चाहिए कि भाई मैंने नहीं किया है, कोई बात नहीं, बिग डील। हर कोई सब कुछ नहीं करता है, मेरा ये मानना है, मेरा ये सजेशन है। आई डोंट नो हाउ प्रैक्टिकल इट इज, बट कभी अगर हम उस लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ इसको मैं पॉसिबल कर पाऊँ, या फिर अगर हमारी आवाज अथॉरिटीज तक पहुंच रही है, क्योंकि ये करना इतना इजी नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन है, आई एम श्योर। तो अगर ऐसा हो पाता है तो आई फील कि किसी को तो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। हम दुनिया भर की फ्रीबीज दे रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, आप उन्हें दीजिए जिनको जरूरत है। अगर मैं एथलेटिक्स कर रहा हूँ या मैं कोई स्पोर्ट्स कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं उसको परस्यू नहीं कर पाऊंगा। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट भी करना चाहे तो उसको पता ही नहीं है कि सपोर्ट किसे करना है, कोई डेटा ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं है। मैं आपको एक दो इवेंट्स के नाम बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। आप शूटिंग करने जाइए, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। अब हम चाहते हैं कि हमें बहुत सारी मनु भाकर मिले, वो कैसे मिलेंगी, क्योंकि शूटिंग तो हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आप पहले लेने जाएंगे, आपको 1000 रुपए एक दिन का खर्चा है शूटिंग में कम से कम। कहीं प्रैक्टिस करनी है, गन्स आती है 1.5 लाख की, 2-2 लाख की, तो ये सब हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता है कि आपने अपनी लाइफ में इतना शूटिंग किया है और आपके अंदर थोड़ा बहुत भी पोटेंशियल है, तो शायद गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर पाए। सेम गोज फॉर बैडमिंटन। आप शटल कॉक का एक बॉक्स लेने जाइए, आपको कम से कम 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और एक बॉक्स आपका मैक्सिमम 3 मैच 4 मैच खत्म हो जाता है। अगर आप अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं तो 4 मैच में एक बॉक्स आराम से खत्म हो जाता है। एक दिन के ट्रेनिंग सेशन में 4-4 5-5 बॉक्स लग जाते हैं शटल्स। रैकेट की कटिंग आपको हर मैच के बाद करानी पड़ती है, हर कटिंग के लिए हमको कम से कम 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बैडमिंटन के रैकेट्स, अच्छा रैकेट 10,000 रुपए से स्टार्ट होता है। जब इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, इतना पॉपुलेशन है। मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ आपको, आप हर किसी का ट्रायल लीजिए, एक ओपन ट्रायल कर लीजिए कि आपको लगता है आपके दिमाग में कि मैं अच्छी शूटर हूँ, मैं आपको गन दे देता हूँ, आप ट्रायल कीजिए, सबका ट्रायल कीजिए। मैं गारंटी से कहता हूँ कि इतना हमारे पास अच्छा टैलेंट आ जाएगा, मिल जाएगा कि हम उनको प्रॉपर ट्रेन करके आगे ले जा सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम ये स्कूल लेवल से ही ट्रैक करना स्टार्ट कर दें 5th-6th क्लास के बाद से, अगर इसे हम डॉक्यूमेंट कर पाए ठीक से और उस बच्चे को ठीक काउंसलिंग दे पाए या गाइड कर पाए, तो क्या पता हम वर्ल्ड लीडर बन जाए स्पोर्ट्स में। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभिषेक, फिटनेस इज अ लाइफस्टाइल, बिल्कुल। तो ये घर से कैसे शुरू होती है? फिटनेस कल्चर घर से कैसे शुरू किया जाए, कैसे ये लाया जाए, शुरुआत कैसे की जाए? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं हमें छोटे छोटे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे अगर हम इसको छोटे लेवल पे करना चाहते हैं। जैसे आजकल क्या होता है कि हम स्टेट से नीचे किसी को कुछ समझते ही नहीं है, हमें लगता है कि कोई एथलीट ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि हर कॉलोनी में कॉम्पिटिशन होने चाहिए, रनिंग हो, बैडमिंटन हो, ये हो, वो हो, दुनिया भर के स्पोर्ट्स हो। तो बच्चों को एक रहेगा कि मैं अपनी कॉलोनी का बेस्ट हूँ, या फिर मैं अपनी सोसाइटी का बेस्ट हूँ, या मैं अपनी गली का बेस्ट हूँ। स्कूल लेवल पे तो बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि बच्चे इतने सारे होते हैं, कुछ बच्चे तो बेचारे शुरू में ही गिव अप कर देते हैं, और एक स्कूल में रैंक आपको फर्स्ट लाने के लिए 1000 बच्चों से कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिकली ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि हमको छोटे लेवल पे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए। जैसे हम जन्माष्टमी वगैरह करते हैं, ये सब करते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहिए, छोटी छोटी रेसेस करानी चाहिए, या कोई भी एक टीम इवेंट कराना चाहिए, टग ऑफ वॉर करा लीजिए, कुछ भी कराना चाहिए। आप साउथ साइड जाएंगे केरला में, वहाँ पे होता है ऐसा, वहाँ पे छोटे मोटे फंक्शंस होंगे, कोई भी कल्चरल एक्टिविटी होती है तो उसमें वो स्पोर्ट्स को डालते हैं, और वहाँ पे टग ऑफ वॉर तो बहुत फेमस है। वहाँ पे कई
बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं टग ऑफ वॉर के, जिसमें एक एक टीम का प्राइज मनी 5 लाख रुपए होता है। तो अभिषेक, जैसे अभी आपने बताया कि कम्युनिटी लेवल पे हमें स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे हर जगह पे कम्युनिटी नहीं है, हर जगह पे पार्क नहीं है, कॉलोनी के गेम्स नहीं होते, या जगह नहीं है, जगह की कमी के कारण। जी, तो ये सब प्रॉब्लम्स के साथ भी कैसे हम ये कल्चर बिल्डिंग कर सकते हैं फिटनेस का? ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टाइम हमारी कंट्री के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहिए ऑन प्रायोरिटी। कोई स्टैचू बनाने से पहले या फिर मैं तो कहता हूँ रोड भी बनाने से पहले आपको एक अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए। और जब मैं बोलता हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो मेरा ये कहना नहीं है कि आप एक कोई फैंसी एक क्लब बना दो जिसमें सिर्फ एलीट क्लास आ रहा है। नहीं, आपको एक ऐसी फैसिलिटी डेवलप करनी चाहिए जो सबके लिए ओपन हो। मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ, दिल्ली के अंदर जितने भी पार्क्स हैं, बहुत सुंदर पार्क है, ट्रैक बना दिया आपने, घास है, लेकिन आधी से ज्यादा जगह तो यूजलेस है, आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो। ना उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, ना उसमें बैडमिंटन कोर्ट है, ना उसमें रनिंग ट्रैक है, ना उसमें स्केटिंग कोर्ट है, कुछ भी नहीं है। तो फिर उसका क्या काम है? हम घास देखने के लिए तो नहीं जा रहे। मैं समझता हूँ कि एक सेक्शन आप बना सकते हैं वॉकिंग के लिए, सीनियर्स के लिए, ये वो। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स को मोटिवेट करना चाहते हो तो आपको अपने रेगुलर पार्क्स के अंदर सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। और मेरा तो ये भी मानना है कि उसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, ताकि अगर मैं एक स्विमर हूँ तो एटलीस्ट मैं बेसिक्स तो वहां सीख सकूं। अगर हम अच्छे एरियाज में जाते हैं, जैसे दिल्ली में एक पार्क है, नेहरू पार्क, आप वहां जाइए, वहां रबर का ट्रैक है। आप दिल्ली के दूसरी साइड चले जाइए, वहां ट्रैक ऐसा है कि ऊबड़ खाबड़ है, पत्थर है, सब कुछ है। वहां रनिंग तो छोड़ी, मैं वॉक नहीं कर सकता ठीक से। तो ये प्रॉब्लम फिक्स करनी चाहिए हमें प्रायोरिटी पे। और इसका सॉल्यूशन यही है, पेरेंट्स के लिए भी देखिए इजी हो जाएगा जब उनके आसपास फैसिलिटीज होंगी, और बच्चों को भी एक लुक फॉरवर्ड होगा कि भाई मैं यहाँ जाके खेल सकता हूँ, कर सकता हूँ। अगर आज मैं एज एन एथलीट या फिर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कोई एक इवेंट पिक करना चाहूँ, तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं इसकी प्रैक्टिस कहाँ करूंगा। अगर मुझे खेलना भी है तो खेलना कहाँ है, मुझे तो पता ही नहीं है खेलना कहाँ है। तो कहीं ना कहीं ये एक हमारे गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग है कि ये फैसिलिटीज नहीं है। तो जिस तरीके से आप हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर कुछ और करने की कोशिश कर रहे हो, आप प्लीज हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी डेवलप करो, ताकि हमें और अच्छा टैलेंट देखने को मिले। अभिषेक, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, इंडियन एथलीट अदर कंट्रीज के एथलीट्स में क्या डिफरेंस है? मेरा ये मानना है कि वी आर बेटर देन अदर कंट्रीज एथलीट्स। क्योंकि अब जो सपोर्ट सिस्टम हमारे एथलीट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, आज से 5 साल पहले से बहुत अलग है। जी। और मैं काफी सारे ऐसे एथलीट्स को जानता हूँ, उनका ये फीडबैक मैं आपको दे रहा हूँ। दे आर हैविंग ऑल द फैसिलिटी, दे आर हैविंग डॉक्टर्स, फिजियोज, एवरीथिंग दे हैव प्रॉपर प्रीमिसेस टू ट्रेन। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जूनियर लेवल पे दिक्कत आती है, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा। स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, स्टेट लेवल पे स्ट्रगल है, उससे ऊपर जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल एथलीट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, और गवर्नमेंट अपना मैक्सिमम सपोर्ट कर रही है। जिस चीज को लेकर मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। जी। तो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक्स में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। अभिषेक, एक्चुअल फिटनेस क्या है और फिटनेस को जनरली कैसे कंफ्यूज कर दिया गया है? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। अगेन देखिए, ज्यादातर लोग फिटनेस को बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर मतलब कंफ्यूज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे बड़े बड़े मसल्स हैं, चेस्ट है, शोल्डर्स हैं, तो मैं फिट हूँ। जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो स्टैमिना उनका 0 हो सकता है, कार्डियो स्ट्रेंथ बिल्कुल एकदम 0 हो सकती है। तो फिटनेस इज नॉट जस्ट बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो फिटनेस जो है इन सबका कॉम्बिनेशन है, सिर्फ मसल्स फिटनेस नहीं है। सो ओवरऑल वेलबींग में जी, फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ मेंटल फिटनेस पे कितना फोकस किया जाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप मेंटली फिट नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो आप कोई भी चीज परस्यू नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जिससे ये मेरा अजम्पशन था ओवरऑल। मैं लास्ट जो ओलंपिक का मैच देखा था, बैडमिंटन मैच देखा था, लक्ष्य सेन हमारे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वेरी टैलेंटेड बॉय, एंड ही इज हैविंग ऑल द पोटेंशियल टू बी द नंबर 1। एंड लेकिन इसमें प्रॉब्लम मैंने क्या देखा, जो मैंने नोटिस किया कि उनका जब मैच चल रहा था विक्टर एक्सेल्सन के साथ, डेनमार्क के प्लेयर हैं, तो ही वाज इन लीड। तो जब तक वो लीड में थे, उनके एक्सप्रेशंस एकदम कूल हैं, काम है, अच्छा गेम चल रहा है, एग्रेशन है, सब कुछ ठीक है। जहां पे सामने वाले को लीड मिली, उनके फेस पे हमें स्ट्रेस दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है वी आर लैकिंग दैट मेंटल ट्रेनिंग। हमारे प्लेयर्स को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि दे शुड नॉट बी वरीड अबाउट द आउटकम, दे शुड बी गिविंग देयर मैक्सिमम। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उन्होंने अपनी उस टाइम पे पूरी कोशिश नहीं करी, ही डिड, बट उनके फेस पे वो हमें दिखाई दे रहा था कि ये बहुत स्ट्रेस्ड है, ही इज अंडर प्रेशर।
तो कहीं ना कहीं मेंटल ट्रेनिंग इसमें उनको हेल्प करेगी टू ओवरकम दिस। अगर राइट माइंडसेट होगा, अच्छी ट्रेनिंग होगी, तो आई एम श्योर ही नेवर कम अंडर प्रेशर। एंड वो जितने टैलेंटेड प्लेयर हैं, मुझे ये लगता है कि वो आराम से अपने ओपोनेंट्स को बीट कर सकते हैं और कर सकते थे वहां पे। मेरा ये मानना है, बहुत स्ट्रांगली मेरा ये मानना है। वो जितना अच्छा खेल रहे थे, मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि वो मेडल हमारा ही था, बट कहीं ना कहीं शायद हम चूक गए, बट अगली बार नहीं। जी जी जी। क्या एथलीट्स के लिए योगा इम्पोर्टेंट है और ये उनकी परफॉर्मेंस को बेटर करने में क्या सपोर्ट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, योगा आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। योगा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। योगा एक तरीके से हमारी हेरिटेज है और हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। काफी लोगों को तो योगा के बारे में पता ही नहीं है। हमें अगेन योगा को लोग कंफ्यूज करते हैं आसनास से। और जितना मैंने योगा सीखा है, हमारे योगा के जो गुरु थे उन्होंने हमें बताया था कि योगा एक अलग चीज है और आसना एक अलग चीज है। तो हम जो करते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं आसनास। योगा की प्रैक्टिस जो स्टार्ट होती है यम नियम, फिर आसनास आते हैं। इस तरीके से चलता है ये। तो योगा इज ऑल अबाउट योर मेंटल स्ट्रेंथ, योर फ्लेक्सिबिलिटी, एंड देन इट कम्स टू द आसनास एंड ऑल। तो योगा काफी हद तक आपको हेल्प कर सकता है, और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा, दे आर वेरी लकी। एंड मेरा ये मानना है कि योगा, मैं अगेन ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ योगा कीजिए, क्योंकि वो भी ठीक नहीं है, बट राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल। लेकिन ब्रिंग योगा इन योर लाइफ समहाउ, ट्राई फॉर दैट। यस। सीनियर सिटीजन्स की फिटनेस और मोबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए आप किस तरीके की एक्सरसाइजेस सजेस्ट करते हैं? सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिम वर्कआउट। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि अगर सीनियर्स हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आप वॉक पे चले जाइए। बेचारों को हमारे पास कुछ बताने के लिए नहीं था, तो हम बोलते हैं आप डैडी वॉक पे चले जाइए, वॉक पे चले जाइए। बट वॉक इज नॉट ऑलवेज गुड फॉर देम। मैं ये नहीं कह रहा कि वॉक गलत है, बट एक्चुअल में एक कंडीशन होती है सार्कोपीनिया। उसमें एक एज के बाद आप अपना मसल मास लूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और खासकर की विमेन एंड सीनियर्स, उनके साथ तो ये और ज्यादा स्पीड पे होता है। तो लेडीज को एंड सीनियर्स को जिम ज्वाइन करना चाहिए। मैंने रिसेंटली अपने फादर इन लॉ को मोटिवेट किया था। ही वाज नॉट इनटू जिमिंग एंड ऑल। वो साइकिलिंग करते थे, वॉक पे जाते थे, ये सब करते थे। ही इज एन एक्स नेवी पर्सन। तो लेकिन उनको जिम पसंद नहीं था। मैंने उनको पुश करके बोला, मैंने कहा प्लीज जिम जाइए, प्लीज जिम जाइए। और अभी उनका फिटनेस लेवल इतना अच्छा है, मच बेटर देन मी और एनीबॉडी ऑफ आवर एज। तो सीनियर्स के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके घर में कोई भी सीनियर है, प्लीज उन्हें जिम लेकर जाइए, राइट गाइडेंस में उनको एक्सरसाइज कराइए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराइए, प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कराइए। क्योंकि अगर आपको मसल स्ट्रेंथ है तभी आप अपना कोई और काम कर सकते हैं। अगर आपको पानी का बॉटल भी उठाना है तो आपको मसल स्ट्रेंथ होना चाहिए। अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, एंड सीनियर्स के लिए तो खासकर। और जबकि हमारे यहाँ पे उल्टा है। एक सर्टेन एज पे जाने के बाद लोग जिम जाना छोड़ देते हैं, बिल्कुल पार्क में वॉक करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इंडिया से बाहर देखिए, ज्यादातर जिम्स में आपको सीनियर्स दिखाई देंगे, और हमारे यहाँ पे क्या होता है कि उल्टा है। हमारे यहाँ जिम में सीनियर्स तो है ही नहीं, यंगस्टर्स दिख जाएंगे आप। जिसमें कि मेरा ये मानना है कि यंगस्टर्स एक बार को नहीं भी जिम जा रहे हैं, ओन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उनका मैनेज हो जाएगा। बट सीनियर्स को तो जिम जाना चाहिए। जी। अभिषेक, स्कूल्स एंड ऑफिसेज में फिटनेस कल्चर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए आपके हिसाब से? स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मेरे हिसाब से करानी चाहिए। देखिए आजकल हो रहा है, काफी कॉर्पोरेट हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं, बहुत सारे ऑफिसेज हैं, दे आर वेरी मच कंसर्न्ड, तो दे आर प्रैक्टिसिंग डिफरेंट थिंग्स एवरी डे। मेरे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जा रहे हैं और एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर ऑफिस में कम से कम 20 से 25 मिनट का एक फिटनेस ब्रेक होना चाहिए, जो कि हर 3 से 4 घंटे के बाद होगा। अगर आपका 6 घंटे का शिफ्ट है तो 3 घंटे के बाद आपको एक 15-20 मिनट का एक योगा एंड स्ट्रेचिंग का सेशन होना चाहिए, एंड सेम इन द इवनिंग ऑल्सो। एंड इसमें अलग अलग योगा, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो कुछ ना कुछ लेकिन फिटनेस रिलेटेड होना चाहिए। अभिषेक, इन टर्म्स ऑफ फिटनेस कोई एक एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को आज देना चाहते हैं ताकि वो अपनी एक फिटनेस जर्नी को स्टार्ट कर सकें? प्लीज एक्सरसाइज शुरू करिए। देखिए अगर आप अपना कमाया हुआ पैसा हॉस्पिटल्स में नहीं खर्च करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए प्लीज। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, एक्सरसाइज शुरू करिए। बहुत सारे लोग आपके आसपास हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, उनकी हेल्प लीजिए। उनको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, प्रोफेशनल्स की हेल्प लीजिए अगर हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो मैं अभी के लिए यही कहूंगा कि आप फिलहाल वॉक से स्टार्ट करिए, बट वो उस वॉक को जिम तक भी लेके जाइएगा और जरूरत पड़े तो हमें भी कॉल करिएगा। We will be at your doorstep. Yes. जी. Thank you so much, Abhishek, for contributing to us, for coming to our podcast. It's an honor to me, and thank you so much for calling me. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you. Thank you.